नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बिहार से खबर बता दें। बिहार में एनडीए सीटों पर ऐलान कर चुका है। इस दौरान बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही रामविलास की एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में हम की अगर बात की जाए तो वो 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जो कि गया की सीट है। साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा। नालंदा, जहानाबाद, सिवान से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। साथ ही झंझारपुर, वाल्मीकि नगर से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सीधा बिहार से आ रही है। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा। नालंदा, जहानाबाद और सिवान से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। साथ ही झंझारपुर, वाल्मीकि नगर से भी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं सीतामढ़ी, किशनगंज और पूर्णिया से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं रामविलास एलजेपी यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसे 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बिहार में जिस पल का इंतजार था, एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो एनडीए का तय हो गया है, जिसमें 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई है और माफी चाहूंगी 17 सीटें बीजेपी को दी गई है और 16 सीटें जेडीयू को दी गई है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? और देखिए रिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां एक और लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई तो वहीं अब सीट शेयरिंग को लेकर के जो लगातार बीते कई समय से जो पेच फंसे हुए थे, जगह जगह पर वो मामला पेच जो है वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में एनडीए गठबंधन की तरफ से जो आज बिहार की तरफ से जो 40 लोकसभा सीट का जो वहां पर इस समय है उसको लेकर के जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो गया है, जिसमें भाजपा 17 सीटों पर जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर मैं बात करूं चिराग पासवान की जो पार्टी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उन्हें 5 सीट दिया गया है। वहीं हम और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी उन्हें 1-1 सीट दिया गया। तो इस तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अब आखिरकार तय हो गया है और इसी हिसाब से अब आगे चुनाव लड़ने की तैयारी। मैं बताना चाहूंगा कि अभी 40 सीटों में से एनडीए के पास इस समय 39 सीट है जो बिहार में है, जबकि 1 सीट जो महागठबंधन के पास है वो भी एक सांसद जो कि कांग्रेस से है। तो अब देखना ये होगा कि जहां 40 में से 39 सीट एनडीए के पास है तो इस बार क्या वो 39 की सीटें बरकरार रख पाते हैं या फिर 40 की 40 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन अपने कब्जे में ले पाता है या फिर उसमें कोई घटाव होता है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अब ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर के एनडीए गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो आज आखिरकार तय हो गया है और अब ये क्लियर हो चुका है कि अब कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी अजीत, साथ ही सवाल ये भी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, बिहार में उनकी 17 ही जो है उनके सांसद हैं और उन्हीं 17 सीटों को उन्होंने बरकरार रखा है। जेडीयू के 16 सांसद है, 16 सीटें जेडीयू को दी गई है। लेकिन देखने वाली चीज यहां पर यह है कि रामविलास एलजेपी यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसे 5 सीटें दी गई है, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है। वहीं अगर पशुपति पारस की बात की जाए, उनको 1 भी सीट नहीं दी गई है। और अब क्या आगे की क्या राह अपना सकते हैं पशुपति पारस? देखिए, अगर मैं बात करूं जहां एक और हाजीपुर की बात करूं तो हाजीपुर जो सीट है लोक जनशक्ति पार्टी की जो पुरानी सीटों में से एक माना जाता है, जहां पर रामविलास पासवान का एक प्रमुख गढ़ इसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं पशुपति की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाल के दिनों में उन्होंने साफ तौर पर बगावत के संकेत दिए थे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शायद इसी का परिणाम है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से उन्हें 1 भी सीट नहीं दी गई। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या वो अकेले चुनाव में उतरेंगे या फिर उनके लिए जो वहां पर इंडिया गठबंधन में कोई अपना रास्ता तलाश करेंगे। वो फिलहाल अभी कह पाना शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि हाल ही में जिस तरीके से पशुपति पारस ने अपने जो सुर है बगावती सुर जो दिए थे उसका परिणाम जरूर यहाँ पर कहा जा सकता है कि भुगतने को मिला है। नतीजतन एनडीए गठबंधन में उन्हें 1 भी सीट की जो जगह है ठीक है अजीत, बने रहिएगा आप, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे।
वही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए गठबंधन में सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस नाराज है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हमने देखा किस तरह से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बिहार में तय हो गया है, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिल पाई है, जिसके बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए गठबंधन में सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस नाराज है। कैबिनेट से जल्द इस्तीफा भी दे सकते हैं पशुपति पारस। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट से जल्द पशुपति पारस इस्तीफा भी दे सकते हैं। बता दें कि पशुपति पारस फिलहाल हाजीपुर से मौजूदा सांसद है और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी है। और हम लोग स्वतंत्र पार्लियामेंट की बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से, हमारी पार्टी की जो 5 खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान की फौज और मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर कुमार दोनों अलग अलग धर्म से होने के बावजूद इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। फैजा अपने पिता को साथ लेकर दिवाकर कुमार से मिलने के लिए 20 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई और दोनों परिवारों की रजामंदी से 2 दिन पहले ही सगाई कर ली। वहीं दिवाकर कुमार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही वो लोग जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बता दें कि मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी निवासी यूट्यूबर दिवाकर कुमार मुरादाबाद में रहते हैं। पिछले 2 दिन पहले मेरी एंगेजमेंट ही समझिए आप, बेसिकली वो रोका था। तो आज से 3 साल पहले मेरी जो है मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू फायजा से, जो ईरान की रहने वाली है। उसके बाद बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पज से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल ब्लॉग्स करता था, तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था। तो हमारी बातचीत होती रही, बट फिर होते होते धीरे धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फायजा से हो गया था और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फिर फायजा की जो है शादी की बात चल रही थी घर पे, तो फायजा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे ऐसे एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ हो गए थे कि हाँ ऐसा नहीं, कैसे है तुम इंडियन का, क्या वो आएगा नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो फायजा ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने कहा मैं आऊँगा। मैनपुरी के थाना एलुआ क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां खेत में मांस के टुकड़ों से भरा हुआ बैग मिला है। बता दें कि मांस के टुकड़ों को देखते ही गांव में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और पुलिस के मुताबिक मांस को सुअर का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में खाली खेत में गड्ढा खोदकर मांस को दबा दिया है। वहीं हरदोई के संजला थाना क्षेत्र में डीसीएम ने साइकिल सवार 3 मजदूरों को रौंद दिया। बता दें कि कोल्ड स्टोरेज में मजदूरी करते थे और उसके बाद वहां से लौट रहे थे, तभी डीसीएम ने 3 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान तीसरे मजदूर की भी मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर मथुरा से है, जहां एसओजी और थाना कोसिकाला पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां चोरी करने के आरोप भीड़ ने चोर को जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एक चोर मोबाइल और दूसरी चीजें लेकर भाग रहा था, जिसको भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ लिया और
जमकर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि लोगों ने पुलिस को कई फोन किए, लेकिन घंटों बाद मौके पर पुलिस जब नहीं पहुंची और चोर के साथ साथ कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के अदब कॉलोनी से एक मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला है। बता दें कि युवती की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और अज्ञात युवती की शिनाख्त में जुट गए। कन्नौज के अगौस गांव के पास एक हादसा हो गया, जहां देर शाम हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और हादसे में एक युवक घायल हो गया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर अमेठी से है, जहां अमेठी के कलेक्ट्रेट में एक महिला ने खुद पर कैरोसिन का तेल डालकर खुद को आग लगा लिया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचा लिया। आग लगने से महिला झुलस गई, जिसके बाद उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक महिला लंबे वक्त से न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही थी, लेकिन सुनवाई ना होने पर उसने आत्महत्या का कदम उठाया। वहीं घटना के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है और महिला के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। खबर गोंडा से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पालिका के कागज में कूट रचित ढंग से शत्रु संपत्ति अपने नाम पर कराने और अवैध कब्जे करने के मामले में कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैनपुरी के थाना औछा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटी गई 5 बाइकें भी बरामद की हैं। इसके अलावा कई बाइक्स के कटे हुए पार्ट्स भी पुलिस ने लुटेरों के पास से बरामद किए हैं। वहीं 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे एसओजी प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी ने एक चेकिंग के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अजय निवासी नगरिया थाना कुर्रा का है, दूसरा सचिन है और तीसरा है बसरुद्दीन जो देवली का रहने वाला है, बरनाल थाना क्षेत्र का। इनके ये मोटरसाइकिल चोर हैं और काफ़ी इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, जिसमें से 2 कटी हुई हैं और इसके अलावा ये बसरुद्दीन जो कबाड़ी का काम करता है, इसके कब्जे से कुछ पार्ट्स भी मोटरसाइकिलों के बरामद हुए हैं। तो ये मोटरसाइकिल चोरी करके और बेचते थे और वहाँ पे ये बसरुद्दीन काटने का काम करता था। तो ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अजय है उसका काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है। इसमें पहले से भी लूट और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। इसमें एक जो अभियुक्त है वो भी बड़ा शातिर किस्म का है। ये भागा हुआ है, रिंकू नगला शुकी थाना कुर्रा का रहने वाला है। इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। खबर बुलंदशहर से है, जहां कुट्टू का आटा खाने से 7 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर ने हालात को देख हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं फूड विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा है और नमूने भी ले लिए हैं।
बलिया में एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही बीजेपी पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया है। निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध सम्मेलन किया और संजय निषाद से अनोखी मांग की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि ओम प्रकाश राजभर की तरह संजय निषाद भी अपने कार्यकर्ताओं को निषाद पार्टी की टोपी पहनाकर थाने में बैठकर काम करने की पावर दे दे। दुख दर्द और ये दुख का विषय है कि आज हमारी पार्टी निषाद पार्टी का गठबंधन 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ हुआ था। तो इस शर्त पर हुआ था कि हमारे समाज का सबसे पहला मुद्दा जो है तो आरक्षण का मुद्दा है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? तो आरक्षण का मुद्दा दूर हो गया है, आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। तो मैं इससे बात को पहुंचाना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय ध्वज के पास पहुंचाना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण है, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोदी जी हो, मैं सबको बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि ये योगी जी और मोदी जी, आप लोगों ने भी वादा किया था कि निषादों का आरक्षण 22 नहीं तो 24 के पहले मिल जाएगा, लेकिन मिलते हुए दिक्कत नहीं है, इसलिए हमको मजबूरन ये मीटिंग करनी पड़ रही है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हमीरपुर में जिला पंचायत निधि का विकास सड़क फाड़ कर निकला। जहां जिला पंचायत निधि से निर्माण सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हैरत की बात यह है कि महज 6 महीने में ऐसा 2 बार हो चुका है। सीसी रोड में पड़ी दरारें घटिया निर्माण कार्य की पोल खोल रही हैं, जिसको लेकर बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के विदोखर पराई के पावर हाउस के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं उन्नाव में सीवर लाइन में सफाई के लिए 3 सफाई कर्मी उतरे थे और तीनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। 2 को कानपुर रेफर किया गया है। साथ ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने से तीसरे सफाई कर्मी को रेफर नहीं किया जा सका। सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविदास मल्होत्रा ने दावा किया कि चुनाव में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब सभी दल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 37 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने अब तक 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम हैं, 5 मुस्लिम हैं और 2 ब्राह्मण। तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण कार्ड खेल रही, इससे कहीं ना कहीं क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर दिखा करके बहुत लोगों को डरा करके अपने बी टीम में शामिल कर लिया है। तो कुछ दल जो है भारतीय जनता पार्टी के डर कारण बी टीम बन गए हैं, लेकिन जनता का उनमें कोई असर नहीं है। जनता का मन बन गया है कि भाजपा सरकार को हटाना है, इंडिया मोर्चे की सरकार बनवानी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन के बाद इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत हो गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो क्या लग रहा है कि अब भी आप लोगों को उम्मीद है कि वह इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? कि अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन वो
ईडी इनकम टैक्स से बहुत डर गई हैं, इसलिए जो है अभी उनका कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उनके लड़ने से इंडिया मोर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों की इस बार नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट न मिले। जनता में जो आक्रोश है उस आक्रोश को देखते हुए जनता जो है फैसला करेगी और इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। ईडी सीबीआई की अगर बात करें तो ईडी सीबीआई लगातार जो अकूत काली कमाई इकट्ठा किए थे उनके यहाँ छापे मार रही है। अभी कल ही पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर में छापा मारा गया, उनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। तो कहा जा रहा है कि जो छापा पड़ा था वह इनकम का स्रोत जानने के लिए, अकूत संपत्ति के लिए छापा पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें 10 बड़े ऐसे नाम हैं जिनके वहाँ ईडी ने छापा डाला और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे 100 करोड़ रुपया, 50 रुपया चंदा ले लिया और उसके बाद ईडी कार्रवाई बंद हो गई। तो ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गई है और वो लगातार उत्पीड़न करने का काम कर रही है। आज तक 10 साल में ईडी ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर छापा नहीं डाला है। बहुत से लोग हैं जो बहुत अवैध धंधा करते हैं, अवैध काम करते हैं, उनके पास अवैध बेनामी संपत्तियां हैं, लेकिन भाजपा में हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता ये बात जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और लगातार पूंजीपतियों पर इनकम टैक्स के, आरबीआई के, सीबीआई के, ईडी के इनकम छापा डलवा करके वो अपने पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रही है और जो शामिल नहीं हो रहे हैं उनके घरों पर ईडी की रेड पड़ने का काम हो रहा है। फिलहाल जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में क्या तस्वीर रहती है, क्या यह दावे सच होते हैं, यह समय ही बताएगा। रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। दरअसल मुंबई में इंडिया गठबंधन की जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर पीएम ने उनको जमकर लताड़ लगाई। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया, जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा।
जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।